प्राथमिक विद्यालय में कोई शिक्षक है, पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, कुछ भी करता है, उसके ऊपर इंस्पेक्शन की व्यवस्था तो है। वो इंस्पेक्टर आता है, पूछता है, रिपोर्ट करता है अपना, उसको केवल रिपोर्ट करना ही उसके बस की बात है। उसको तो कुछ भी नहीं कह सकता, कह दिया तो वो हाँ हूँ करेगा, मानना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। अब उस शिक्षक को कोई भय नहीं है कि मेरा रिपोर्ट खराब जाएगा, क्योंकि उसकी इसके ऊपर के अधिकारी के साथ साठगांठ होती है, बात परिचय होता है, तो इंस्पेक्टर की कुछ नहीं चलती है, ये होता है। तो कैसे सुधार तो कैसे होगा? नहीं तो उसका दूसरा पक्ष, इंस्पेक्टर के साथ यदि बनती है तो वो अच्छा रिपोर्ट देगा, नहीं बनती है तो जानबूझकर खराब रिपोर्ट देगा। फिर आप लड़ते रहो, करते रहो, आपका सीआर खराब होगा, सब खराब होगा। तो ये हर स्तर पर चलता है, हर स्तर पर। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये कमियां क्यों है ताई? क्योंकि किसी का किसी के साथ सीधा प्रत्यक्ष कुछ भी करने का अधिकार या संबंध नहीं है। अपने स्तर पर वो शिक्षक और उसका निरीक्षक मिलकर मामले सुलझाएंगे, या बाय डिफ़ॉल्ट निरीक्षक कहेगा वही सत्य माना जाएगा। ये तो आधे में हुआ। निरीक्षक स्वयं ऑन जगह पर, मौके पर तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो रिपोर्ट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो इसको कहते हैं इम्पर्सनल, व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून के अनुसार चलो। आप निरीक्षण करने आए हैं ना, करो निरीक्षण, बनाओ उसका रिपोर्ट और भेजो, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं सिस्टम काम करती है, व्यक्ति नहीं। तो सिस्टम तो व्यवस्था होती है, सिस्टम तो नियम होते हैं, और नियम निर्जीव होते हैं, और व्यक्ति का स्वयं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नियम के आधार पर उसको अच्छा पढ़ाने के लिए आप बाध्य करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। नियम के आधार पर कोई अच्छा पढ़ाएगा क्या? या अपना हृदय डालकर पढ़ाएगा क्या? नहीं पढ़ाएगा। तो उसके हृदय की, मनोभावों की, परिस्थिति की चिंता करना, ये तो सिस्टम में है ही नहीं। वो तो मानवीय बात हुई, अरे भाई आज तो वो नहीं पढ़ा पाएगा क्योंकि घर में झगड़ा हुआ है और उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई है। तो आप इसका ये रिफ्लेक्ट तो होगा ही उसके काम में, लेकिन उसको कौन देखेगा? उसको तो कोई देखेगा नहीं। ना उसे कोई सांत्वना देने वाला है, ना उसे कोई समझाने वाला है, ना उसकी कठिनाई को ध्यान में लेने वाला है, ना उसका अप्रिसिएशन करने वाला है, ना उसे कोई पीठ थपथपा कर शाबाशी देने वाला है, कोई नहीं है। तो इम्पर्सनल, उसमें पर्सनल टच ही नहीं है। तो सिस्टम से चलो, बस माने कानून से चलो। इसी को कानून का राज कहा, और कानून के राज को निष्पक्षपाती कहा। ये निष्पक्षपाती नहीं है, इन ह्यूमन, माने ह्यूमन एलिमेंट बिल्कुल नदारद है, एक तरह से मशीनीकरण है। दिस इज द कोर ऑफ मैकेनाइजेशन, कि व्यक्ति को, मनुष्य को इसमें कोई स्थान नहीं है। व्यवस्था भी यांत्रिक, कानून भी यांत्रिक, और उसको भी न्याय की देवी अंधी, उसको कहते हैं निष्पक्षपाती। यंत्र की निष्पक्षता नहीं चलती। जैसे लकड़ी काटने वाली आरी होती है, अगर स्विच ऑन करो और यंत्र शुरू हो जाता है तो जो भी उसके नीचे आएगा वो कटेगा। हाथ आएगा तो हाथ भी कटेगा, लकड़ी आई तो लकड़ी कटेगी। मनुष्य यदि आरी चला रहा है तो किसी का हाथ आया या कोई बच्चा पास में आने लगेगा तो चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, और ये भी अचानक रोक देगा, अरे अरे ऐसा करके। यंत्र नहीं करेगा ऐसा। तो क्या निष्पक्षपाती हैं?
यहाँ असंवेदनशील है, उसको संवेदना कहाँ होगी? उसको निष्पक्ष न कह करके संवेदनहीन, संवेदनहीन, ठंडी, हाँ, यांत्रिक यांत्रिक, और मनुष्य के विपक्ष में कहेंगे, अविवेकी। अविवेकी। अविवेकी है, विवेक नहीं है कि क्या काटना क्या नहीं काटना, उसका काम है काटना। किसको काटेंगे ये नहीं देखेंगे। जो भी आएगा काटेगा। ऐसे जज का काम है न्याय देना कानून के आधार पर। सामने दिख रहा है कि इसने खून किया है, दोनों पक्षों के वकील जानते हैं, दोनों पक्षों के साक्षीदार जानते हैं, जो भी उस न्यायालय के कक्ष में बैठे होंगे वो सब जानते हैं। इतना वह खुला रहस्य है, ओपन सीक्रेट है कि सब जानते हैं, लेकिन प्रमाणों के अभाव में वो रिहा हो जाएगा। सब जानते हैं, उस कक्ष के बाहर सबको पता है, और वो खून करने वाला भी बाहर आकर मुझे मरोड़ता है, देखा ना, कुछ बिगाड़ सके क्या मेरा? तो ताई, लोकतंत्र की तरह जो हमारी वंश परंपरागत राज्य प्रणाली थी, उसमें तो बहुत जीवंतता, आत्मीयता, एकात्मता और विवेक होता था। ये मेरी प्रजा है, यहाँ से तो शुरुआत होती थी। अब मेरी प्रजा मेरे रहते हुए दुखी न हो, ये उसका पहला भाव रहता था। अरे मुझे खाने का अधिकार ही नहीं अगर प्रजा भूखी है तो ये थोड़े कानून के राज्य में ये नहीं चलता। मैं इस सिस्टम से ऊपर हूँ तो मेरा अधिकार सबसे पहला है। क्लास 1 में कैबिनेट सचिव का अधिकार सबसे पहला है। ऐसी हायरार्की बनी है। मैं इसके वो गाँव की कथाएं जो मैं बता रही थी, उसमें एक इतनी सुंदर कथा है कि गांव में वो जमींदार रहते हैं, गरासदार कहते हैं उसको। गरास माने राज्य से कुछ जमीन मिलती है और होता है ना कि उसके ऊपर जो भी उत्पन्न होगा वो तुम्हारा। तो ऐसे जमींदारों के बहुत झगड़े चलते रहते थे, जैसे गांवों में आज भी झगड़े बहुत होते हैं ना। वो झगड़े संपत्ति, जमीन और स्त्री, इसको लेकर ही होते हैं सारे झगड़े। जर जोरू जमीन जो कहते हैं। जर जोरू जमीन इसके होते हैं। तो ऐसे, और उसमें इतने काबे दावे करते थे, माने षड्यंत्र लोग करते थे, खून भी कर देते थे, सब कर देते थे। तो ऐसे एक परिवार में उस समय नियम ऐसा था कि जो संपत्ति का दाय भाग जो है वो पुत्र को ही मिलेगा, और पुत्र नहीं है तो पितराइयों को, माने जो चाचा ताऊ, इनके बेटों को मिलेगा। वो जो निपुत्रिक विधवा होगी उसको नहीं मिलेगा, उसको तो इनके आश्रित रहना पड़ेगा। ऐसा रिवाज था, ऐसा कानून था। तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई ऐसे निपुत्रिक वो व्यक्ति मर गया और उसकी पत्नी असहाय हो गई तो मायके वाले उसको ले जाते थे और कहीं से न कहीं से वो गर्भवती हैं, और ऐसा करके जन्म होने के समय पर कोई नकली पुत्र ला देते थे और उसको फिर संपत्ति मिलती थी। तो ऐसा एक परिवार की कथा कि वो गरासदार है, उसकी मृत्यु हो गई, अब वो निसंतान था। तो ऐसे पत्नी के मायके वाले उसको ले गए और प्रचारित कर दिया कि वो तो गर्भवती है, ऐसा करके। अब वो तो ससुराल वाले भी जानते थे कि ऐसा ही लोग करते हैं, तो वो ये सिद्ध करने में पड़े थे कि ये गलत बात है, ये सिद्ध करने पर तुले थे कि ये सही बात है। ऐसे पुत्र भी आ गया और फिर संपत्ति पर अधिकार बताया। तो इन्होंने कोर्ट में केस किया कि ये पुत्र नकली है, इसका नहीं है, और ये लोग भी कहते थे कि नहीं असली है। अब कोई प्रूव ही नहीं कर सकता था। कोर्ट में केस लंबा चला, लेकिन प्रमाण ही नहीं थे इनको कहने, ससुराल वालों को कहने के कि ये नकली है, ये तो असली ही सिद्ध कर रहे थे।
तो अंत में बहुत लंबी बहस के बाद कोर्ट में ससुराल वालों ने कहा कि भगवत गीता की पुस्तक पर हाथ रखकर ये मायके वाले यदि कहते हैं कि पुत्र असली है तो हम मान जाएंगे। अब बताओ कितना बड़ा रिस्क है ना। कि गीता पर हाथ रखकर बोलो। आधे क्षण में मायके वालों ने कहा ये तो हम नहीं कहेंगे। हो गया चुकादा, ये नकली है। इतना खून खराबा करने वाले, छल कपट करने वाले गीता पर हाथ रख कर के झूठ बोलने को तैयार नहीं। ये असली भारतीयता है कि उन्होंने गीता पढ़ी नहीं है, गीतार्थ चिंतन कुछ मालूम नहीं है, लेकिन गीता पवित्र ग्रंथ है और उसके साक्षी में झूठ नहीं बोला जाता, इतना पता है उनको। आज गीता पर हाथ रखकर आज भी कहते कौन विश्वास करता है। गीता पर हाथ रखकर बोला हुआ मैंने लिखाई हुई की हुई प्रतिज्ञा कोई जरा भी वैलिड नहीं है आज। गीता जी का तो महत्व ही नहीं रहा। महत्व ही नहीं लोग रहा। बस ऐसे ही लोग धन पढ़ के लिए लिख कुछ भी लिया करें। ना, हाँ, पढ़ लिख लिया, गीता पर भाषण करो, परंतु गीता के ऊपर हाथ रखकर झूठ नहीं बोलना, बोल ही नहीं सकते। ऐसा ससुराल वालों को भी विश्वास है कि ये लोग नहीं बोलेंगे झूठ, और इन्होंने भी झूठ नहीं बोला, वो पुत्र नकली सिद्ध हो गया। ये जो भारत की आत्मा है वो तो ये है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आध्यात्मिकता भारत की आत्मा है। हाँ, आत्मा है। मैंने ऐसा कभी करेंगे नहीं, ऐसा विश्वास है, सभी को विश्वास है। ऐसा उनको मन में नहीं आया कि फिर भी इन्होंने कहा कि ये असली है, तो उन्होंने तय किया था कि इसके ऊपर हाथ रखकर कहेंगे कि असली है तो हम मान लेंगे। पर ये छल कपट ऐसा कैसे सीख गया था ये? हाँ? तो ये क्या मुगल काल और ब्रिटिश काल का प्रभाव है? हाँ, छल कपट ब्रिटिश काल का। क्योंकि उन्होंने छल कपट से सब कुछ किया, तो ये भी सीख गए। और वहाँ पर भी अध्यात्म का कोई महत्व नहीं है, केवल अर्थ और काम का है। अर्थ और काम ही है, और अर्थ के लिए, काम के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एवरीथिंग इज फेयर, उसमें कोई नीति बीच में लाने की आवश्यकता नहीं। इकोनॉमिक्स हैज़ नथिंग टू डू विथ एथिक्स। आप एथिक्स की बात ही मत करो, उसका इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक विपरीत हम कहते हैं धर्मानुकूल अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्र इति मतः। अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है, उसके अनुकूलन में ही अर्थशास्त्र होना चाहिए, ये भारत का कहना। और इकोनॉमिक्स हैज़ नथिंग टू डू विथ एथिक्स, ये अमेरिका का कहना है। तो डेमोक्रेसी ने ये दिया हमें। डेमोक्रेसी ने ये दिया। हमारे कॉलेज में एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे छात्रों के नंबर बहुत कम आ रहे थे, कोई एक पेपर या पूर्ण परीक्षा में ऐसा। तो अब रिजल्ट तो खराब होगा, तो क्या करना। फिर स्टाफ रूम पूरे सभी अध्यापकों की बैठक हुई और सब ने कहा कि हम 3-3 नंबर ग्रेस के दे देंगे, अपनी ओर से ग्रेस के, तो बहुत सारा रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कहते सबका मत है। तो मैंने कहा सर्वानुमत से तो आप पारित मत करो, मेरा विरोध दर्ज करो इसमें। तो कर लिया दर्ज, ठीक है, बहुमत से प्रस्ताव तो पारित हो गया और कॉलेज का रिजल्ट सुधर गया। तो ये अल्पमत बहुमत के आगे सत्य या प्रामाणिकता की कोई कीमत नहीं है। बहुमत से जो होता है वो ठीक है, चाहे मिथ्या हो, असत्य हो, हाँ, अनैतिक हो, वो और नैतिक वैतिक कुछ नहीं।
बहुमत। हाँ, बात बहुत बड़ी बड़ी करेंगे एथिक्स की ओर से। बात बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, फिर क्या हो, अरे कॉलेज की कितनी बदनामी होगी, कॉलेज को कितना घाटा होगा, हमारी संख्या कम हो जाएगी, फिर लोग में ऐसा कहा जाएगा कि इसका परिणाम अच्छा नहीं आया है, इतना सारा क्यों करना, क्या जाता है, कहाँ जेब से रुपया पैसा तो निकाल कर देना नहीं है, अंक ही तो देने हैं। तो अंकों से रुपया पैसा का मूल्य ज़्यादा है। हमारा क्या जाता है, अगर किसी को 3 नंबर के स्थान पर 7 दे दिए तो क्या क्या गलत हुआ। और वो पहले वाले अध्यापक सारे आधा अंक भी इसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। नियम तो यही था। नियम तो यही था। हाँ, नियम तो यही था, अगर उसने सही नहीं लिखा है तो नहीं देना। इसीलिए उस समय ताई फर्स्ट डिवीज़न होल्डर 12th में या ग्रेजुएशन में थे, हाँ वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे। हाँ, और आज जो टॉपर्स हैं या वो भी 95% नहीं है। कहते हैं, उनको भी कुछ नहीं आता नहीं है। है। हम एमए में यूनिवर्सिटी फर्स्ट अभी सेकंड क्लास था, फर्स्ट क्लास नहीं था। हाँ, देखिए। और अभी 80, 85, 90 प्लस, ये तो ऐसा आम बात हो गई। जैसे पैसों में इन्फ्लेशन हुआ है, ऐसे ही अंकों में भी हो गया है। आरंभ करें तो हाँ।